नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रियांक कानूनगो जी, एनसीपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष हैं आप। सर, बहुत धुआंधार बोलते हैं, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। ऐसी क्या खलल मची कि कह रहे हैं कि सारे मदरसों को बंद कर दिया जाए, और एक कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन शायद खुदा की रजा भी वही जो आपने चाहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया आज आपकी अर्जी पर। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहूँगा जी। कि मैंने एनसीपीसीआर अध्यक्ष की हैसियत से या आज मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भी बोलूं, कभी भी मदरसे बंद करने के लिए नहीं कहा। हमने हमेशा कहा कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, वो अपने पर्पस को सर्व करने में डिफीट हो गए। हमने हमेशा कहा कि मदरसों को सरकारी फंडिंग बंद कर दीजिए। मदरसों में अगर ये पढ़ाया जा रहा है कि इस्लाम को ना मानने वाले काफिर हैं, एक खुदा के अलावा किसी और को मानने वाले काफिर हैं, गजवाए हिंद की व्याख्या कराई जा रही है मदरसे में, तो ऐसे मदरसों को सरकार से वित्त पोषित किया जाना टैक्स पेयर के साथ बेईमानी। दूसरी बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि मदरसों में जो पढ़ाई के नाम पे किया जा रहा है वो भारत के संविधान, बच्चों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। भाई, संविधान कहता है अनुच्छेद 21 का में कि बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र में 5वीं कक्षा तक 4 घंटे और 8वीं कक्षा तक 6 घंटे स्कूल में पढ़ाना है। और स्कूल में क्या पढ़ाना है, शिक्षा का अधिकार कानून उसकी व्याख्या करके देता है। ऐसे में ये बोलना कि हम मदरसों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बीच में आपका एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा था न्यूज इंडिया पर। पहले भी जब आपके साथ में फोनों में जुड़ी थी तब भी आपने एक बात का जिक्र किया कि मदरसों में इस बात की शिक्षा दी जा रही है कि माइनर्स के साथ सेक्स कैसे करें, बच्चे ज्यादा कैसे पैदा करें। तो इस बात का आपके रिपोर्ट में एग्जैक्टली कहीं कोई प्रूफ है? क्योंकि मौलाना आजाद को भी आपने रिपोर्ट में घेरा है, बहुत सारे ऐसे धर्मावलंबियों को घेरा है जो कि दावा करते हैं कि हम अपने धर्म को एकदम चरम पर ले जा रहे हैं, शिखर पर ले जा रहे हैं, और हमारा धर्म यानी कि इस्लाम देश की नुमाइंदगी कर रहा है। मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बाहिश्ती ज़ेवर जो माइनर्स के साथ सेक्स करने के तरीके बताती है, उसको मदरसे में पढ़ाया जाना गलत है। हमने उसको हटवाया। किसी भी रूप में बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। बच्चों की जगह स्कूल है, आप दीनी तालीम दीजिए ना, पर दीनी तालीम स्कूल की शिक्षा की कीमत पे नहीं दी जाएगी। स्कूल की शिक्षा मैंडेटरी है, वो देनी ही पड़ेगी। अब दीनी तालीम के लिए कम्युनिटी अपने रास्ते अख्तियार करे। सरकार के खर्चे पे स्कूल जाना रोक के दीनी तालीम के लिए मदरसे भेजना गलत है। और उसकी शुरुआत आजाद भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। मौलाना आजाद ने शिक्षा मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में तकरीर की और उन्होंने बोला कि देश में इस वक्त 24 यूनिवर्सिटीज हैं। उस वक्त 24 यूनिवर्सिटी रही होंगी और हजारों लाखों स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐ मुसलमानों के बच्चों, तुमको इन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की पढ़ाई नहीं करनी, क्यों? ये तुमको टू द एंड नहीं ले जा रही हैं। मतलब ये तुमको आखिरत के लिए तैयार नहीं कर रही हैं। मतलब ये तुमको लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में नहीं सिखा रही हैं। तुमको मदरसों में ही पढ़ना है और इसका परिणाम आज सामने है। लेकिन सर, इसमें ठीक है, किसी भी चीज की कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अति का भला ना भूलना, अति की बली ना धूप, और अति का भला ना बरसना, अति की बली ना धूप। मौलाना आज़ाद ने हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंटेंशन से ऐसा किया हो, लेकिन बाद में आने वालों ने हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा सैचुरेशन तक वो लेकर के गए हो। देखिए, योगी आदित्यनाथ अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, पंडितों के लिए पेमेंट बांध दी, सैलरी बांध दी। कल को इसी आदेश को अगर सैचुरेशन तक लेकर के जाया जाए और फिर हिंदुत्व में भी एक तरीके का अतिक्रमण हो जाए,
तो क्या हम पर्टिकुलर इंसान को दोष देने लगेंगे? उन्होंने तो हिंदुत्व की मजबूती के लिए स्टेप लिया। हो सकता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मजबूती के लिए स्टेप लिया हो। एक कहावत है अंग्रेजी की, लीडर हु लीड द वे। अब मौलाना आजाद के समकक्ष जो नेता थे, उनमें सबसे ज़हीन, सबसे पढ़े लिखे, उस वक्त के सबसे काबिल नेता बाबा साहब अंबेडकर थे। ये बात आप मानती हैं? बिल्कुल। इससे पूरा देश सहमत है जी। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। बिल्कुल। उसका सीख किसने लिया? देश भर के SC ST समुदाय ने उसकी सीख ली। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का सर्वे जब आप आज उठा के देखते हैं तो उसमें SC के बच्चे 14%, ST के बच्चे 5.5% से ज्यादा, OBC के 37% हैं। मुसलमान कहाँ खड़े हैं? मुसलमान 5.5% पे खड़े हैं। दीनी तालीम की वजह से। एग्जैक्टली दीनी तालीम, मौलाना आजाद। और मौलाना आजाद के बाद देखिए यहाँ पे लेट मी फिनिश यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर शिक्षा मंत्री नहीं थे देश के, और देश के SC ST समुदाय को यह सौभाग्य नहीं मिला कि उन्हें 4-4, 5-5 शिक्षा मंत्री मिले हों। देश के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले 20 साल तक शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद ये हालत है क्योंकि आपके लीडर्स ने आपको गलत रास्ते पर डाल दिया। लेकिन कई बार सर ऐसा होता है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जिस दौरान 3 तलाक का अमेंडमेंट आया, बहुत ही काबिले तारीफ मोदी सरकार का ये अमेंडमेंट था, और उस दौरान मुझे याद है मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रही थी और कई महिलाओं के बीच में थी, और कईयों ने अपनी सिचुएशंस इस तरीके से खुल के बताई जो इमेजिनेबल भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर फीमेल के लिए इमेजिनेबल भी नहीं है। लेकिन सर मदरसे में अगर फीमेल्स को या दीनी तालीम के दौरान किसी औरत को खुला की जानकारी नहीं दी जा रही है, खुला की जानकारी नहीं दी जा रही है, माने कि एक तलाक का एक वे होता है जिसमें औरत भी तलाक ले सकती है, वो जानकारी औरत को आप नहीं दे रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट कि फीमेल एम्पावर हो जाए। लेकिन आप आदमी को बता रहे हो कि तलाक की बिदत ही ओरिजिनल पैटर्न है तलाक का, जबकि वो एक बिदत है। तो इसमें सर गलती उस मिनिस्टर की हो गई या नीचे जो एजुकेट कर रहे हैं या उस एजुकेशन को पॉल्यूट कर रहे हैं वो चंद मौलाना, वो चंद मुफ्ती और वो चंद दीनी तालीम देने वाले जो हिमायती हैं वो कल्पित है, या फिर आपके हिसाब से सिर्फ आप उन्हीं को मानते? एक कौम के नेता, देश के नेता जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मौलाना आजाद थे। अगर वही बच्चों से ये बोल देंगे कि इन कठमुल्लों के पीछे चलना है तो कठमुल्ले तो एम्पावर्ड हो गए, और कम्युनिटी जो है उसको एजुकेशन के माध्यम से एम्पावरमेंट नहीं मिला, जिसका परिणाम ये जो बात आप भी कह रही हो मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल कि भाई आपको कम्युनिटी के बच्चों को ये बताना था कि स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई बेहद ज़रूरी है, दुनिया को जानना बेहद ज़रूरी है, ज्ञान की खोज बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये सब नहीं किया गया केवल इसलिए कि चंद परिवार देश के मुसलमानों को रूल करते रहे, एक वोट बैंक की तरह उनका यूज करते रहे। ये मदरसा की सारी पढ़ाई जो है वो केवल इसलिए कराई जाती है कि रूलर्स जो थे, जो वोट बैंक के आधार पे काम कर रहे थे, वो अपनी बादशाहत कायम रख सके, ये केवल इसलिए किया गया। और ये आज से नहीं किया गया, जब लोकतंत्र नहीं था, स्टेप बाय स्टेप जब लोकतंत्र नहीं था, औरंगजेब ने शरियाई तरीके से मुल्क का संचालन करने के लिए एक इंडियन शरिया बना दी जिसको फतवाए आलमगीरी कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि इसी प्रकार के जो कठमुल्ले मौलवी मौलाना उलेमा हैं, ये जो है तय करेंगे कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, बादशाह इनकी सलाह मानेगा, इनको बादशाह की सलाह मैंडेटरी है। और उसमें यह भी कहा गया, और आज की तारीख में वो बादशाह कौन है? अब लेट मी फिनिश। और उसमें यह भी कहा गया कि जो कुछ ऊंची जाति के मुसलमान हैं उनको किसी भी प्रकार का गुनाह करने पे कोई पीनल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अब इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए जो मदरसा करिकुलम बनाया गया उसको दरसे निजामिया कहा जाता है, और वही दरसे निजामिया आज भी लागू है जो ये कहता है कि जो उलेमा है, जो आलिम है, जो मौलवी है, दे आर सुप्रीम, जो गलत है। ठीक है सर, हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। वापस से मैं ये दीनी तालीम पे वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बाल विवाह जो कि वाकई काबिले तारीफ है आपका स्टेप, 18 अक्टूबर का एक उसमें जिक्र भी आता है। एग्जैक्टली वो क्या आपकी अपील है, किस तरीके से उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश लगातार की है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं उसमें लोगों का नाम रिवील नहीं करूंगी,
बट राजस्थान में मेरा भी 3 से 4 साल रहना हुआ है। राजस्थान में रहते हुए जिनके घर में मैं रेंट आउट थी, मतलब रेंट पे मैं रहती थी, मैं आपको बताऊं वहाँ पर मैंने ऐसे तस्वीरें देखी हैं कि बच्चियों को सूप में लटा करके ही वो आखा तीज के दिन उनकी शादी करवा रहे हैं और दे डोंट नो कि एग्जैक्टली लाइफ पार्टनर है कौन, एग्जैक्टली हमारा लाइफ पार्टनर है कौन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और कुछ की डेथ हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जी। बाल विवाह पर हमने लगातार काम किया। इसी साल हमने लगभग 11 लाख वल्नरेबल बच्चे जिनकी शादी हो सकती है आइडेंटिफाई करके राज्य सरकारों को बताए, जिला प्रशासन को बताए, जानकारियां साझा की कि इनकी शादियां रोकिए। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला था, 18 अक्टूबर को उसका जजमेंट आया। जो डिसहार्टनिंग बात है, जो दिल तोड़ने वाली बात है, जो दुखी करने वाली बात है, वो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में ये कहा गया कि भाई पर्सनल लॉ चाइल्ड मैरिज एक्ट के से गवर्न होगा या नहीं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये क्या बात हुई भाई? पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, सेक्युलर कानून है, पार्लियामेंट का बनाया कानून है कि 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी नहीं होना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन नहीं होना। तो क्या एक लड़की की शादी के नाम पे उसका दैहिक शोषण, उसका बलात्कार केवल इसलिए जायज है कि वो एक मुसलमान के घर में पैदा हो गई है? इस भारत में पैदा होने वाली हर एक बेटी पहले इस देश की बेटी है, उसके बाद वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन की बेटी है। तो जो देश की बेटी है उसके अधिकार सब जगह बराबर होने चाहिए। तो ये जो एक ऐसी बात है जो चिंता में डालती है, जहां न्यायालय की इस तरीके की टिप्पणी आ गई है कि भाई पर्सनल लॉ में हम अभी नहीं बोलेंगे, ये एक बात जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं है। तो मतलब आपको ये लगता है कि प्रियंका कानूनगो जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं एनसीपीसीआर के, उनको क्या ये लगता है कि वाकई ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर इस्लामिक हो या फिर कोई और हो, ये वाकई क्या इतने जटिल और इतने क्लीशे हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब उसमें एंटर ही नहीं होना चाहता है? देखिए, हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। हाँ। देयर इज नो पर्सनल लॉ बोर्ड फॉर हिंदू। और मुसलमानों का पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बना, मैं आपको उसका भी कहानी बता देता हूँ। इतिहास जानेंगे तो भविष्य का रास्ता तय होगा। 1972 में भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में एक कानून लाया, एक बिल लाया। वो बिल ये कहता था कि बच्चों को गोद दिए जाने का नियमनीकरण कैसे होगा, गोद में बच्चा लेने का, बच्चे की गोद लेने की प्रक्रिया का रेगुलेशन क्या होगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना जमीयत उलेमाए हिंद ने केवल इस बिल का विरोध करने के लिए की थी। आप सोचिए कि ऐसे लोग जो अनाथ बच्चों को परिवार में दिए जाने का विरोध करते हैं, वो किस तरीके का सिस्टम अख्तियार करना चाहते हैं। ये तो बच्चों के खिलाफ ही सारी बात करती है। तो जब आपकी शुरुआत ही इतनी गलत है तो आप तो गलत रास्ते पे ही चल पड़े। ठीक है, अब मैं मदरसों पर वापस आती हूँ सर। एक तो ये बाल विवाह का विषय हो गया जिसका आपने जिक्र लगातार किया है, बाल विवाह पे फिर मैं वापस आऊँगी, लेकिन अभी मदरसों पे वापस जा रही हूँ। क्या प्रियंका कानूनगो या फिर एनसीपीसीआर दोनों ही मदरसे में दीनी तालीम के एग्जैक्टली विरोध में है क्या? ये सवाल बार बार जहन में आता है जब आप कहते हैं हर एक शब्द में जब इस्लाम, मुस्लिम, लड़कियां और इज्जत और बहुत सारी चीज़ें जब निकल करके सामने आती हैं तो बार बार सबके जहन में, जो सुन रहे हैं इस समय उनके भी जहन में आ रहा होगा, सिर्फ मेरे जहन में नहीं है, सभी के जहन में ये आ रहा होगा कि क्या प्रियंका कानूनगो और एनसीपीसीआर मुस्लिमों के विरोध में, इस्लाम के विरोध में, दीनी तालीम के विरोध में, या उसके प्योर फॉर्म ना होने के विरोध में? मैं आज एनसीपीसीआर क्या चाहता है वो नहीं बोल सकता। प्रियंका कानूनगो देश के बच्चों के हक में है और देश के बच्चों के हक को मिलने में जो भी सामने आएगा, मैं हर उस शख्स के, हर उस शे के विरोध में हूं जो देश के बच्चों को उनका हक मिलने से रोकेगा, वो कोई भी हो। अब रही मदरसे की बात, तो हम दीनी तालीम के विरोध में नहीं है। मदरसा बच्चों की फंडामेंटल एजुकेशन में बाधा है, वो बाधा खत्म कर दीजिए। आप दीनी तालीम पढ़ाइए ना। जैसे देश में अमीर मुसलमानों के बच्चे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दीनी तालीम लेते हैं और स्कूल भी पढ़ते हैं, वैसे स्कूल भी पढ़ाइए, दीनी तालीम भी दे दीजिए। हमने केवल ये कहा है कि स्कूली शिक्षा जरूर दीजिए, लेकिन कतिपय लोग
जो केवल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। ना मैं इस्लाम के विरोध में हूँ, ना मैं मुसलमानों के विरोध में हूँ, मैं इस देश के लेकिन सर गरीब इस तरीके से तो सिर्फ एक मैसेज जाता है। आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम के विरोध में नहीं है आप, और सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि बच्चों को अदर एजुकेशन के लिए भी ओपन अप होना चाहिए, जो उनका राइट टू एजुकेशन है उसके लिए उनको ओपन अप करना चाहिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को। तो क्या ऐसे में ये ना मान लिया जाए कि क्या दीनी तालीम किसी को तरक्की की राह पर नहीं लेकर के जा रही है, उसे मिसलीड कर रही है या उसके माइंड को बाउंडेड कर रही है? क्या इसका मीनिंग तो ये भी निकाल सकते हैं कुछ लोग? देखिए, जो हक है, जो हुकूक है, वो संविधान में लिखा हुआ है। अब देश संविधान से चलाना है वो हमारा काम है, देश शरिया से जो चलाना चाहते हैं उसको रोकना भी हमारा ही काम है। इसलिए बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन मिले, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में जो लिखा हुआ है वो बच्चों तक पहुंचे, ये इंश्योर करने के लिए मैंने अभी तक काम किया है, आगे भी हम उस काम को जारी रखेंगे। ठीक है, आप उसको जारी रखेंगे। एग्जैक्टली अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए मैं एक विषय आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए एनसीपीसीआर का अध्यक्ष होते हुए आपके जो राइट्स थे वो कुछ और थे। अब आपके नाम के आगे पूर्व लग चुका है ना? तो पूर्व हो जाने के बाद उसमें जो है राइट्स थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। व्यक्ति की जो मानसिक कह सकते हैं इच्छा शक्ति है, सिर्फ वही उसकी शक्ति बनकर रह जाती है। तो ऐसे में प्रियंका कानून को अब किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, और बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, इन तमाम चीजों के लिए काम करने वाले? देखिए, एज एन इंडिविजुअल मैं आपको कह सकता हूँ कि जब आप बंधनों से मुक्त होते हैं तो आप और सशक्त होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कहा गया क्योंकि है, इच्छा शक्ति सबसे प्रबल है। हमारे यहाँ कहा गया है सा विद्याय विमुक्ति। वाह। मतलब शिक्षा वो, विद्या वो जो आपको तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त रखे। तो बंधन अंधन नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खुल के बोल सकते हैं, खुल के कह सकते हैं, खुल के काम कर सकते हैं। बहरहाल आयोग में रहते हुए बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो मैक्सिमम कर सकता था मैंने किया है। आगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में मान लीजिए जो आज का ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका अध्ययन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट को जाके बताएंगे कि भाई ये बात। मैं एक विषय और, देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में जिक्र कर दिया है, तो ये जो अमेंडमेंट एग्जैक्टली आया और मदरसों को लेकर के आपकी जो लड़ाई है उस पर भी कोर्ट ने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है। उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनसीपीसीआर तीनों से ही रिपोर्ट मांगी है। हालांकि आप अभी उस बात को कोट करेंगे कि मैं एनसीपीसीआर का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप हिस्सा रहे हैं। उस दौरान आपने एक रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करी थी, वो रिपोर्ट आपकी साइड से ज़रूर जाएगी, आपकी एनसीपीसीआर की साइड से ज़रूर वहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या है, किस हिसाब से जो है कह सकते हैं कि सैंपल पर काम किया गया है, वो एक बार दर्शकों के साथ में साझा कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रिलेटेड मैटर अंजुम कादरी जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद ने अपने एफिडेविट में ये बात कही है, अपने इंटरवेंशन एप्लीकेशन में ये बात कही है, अपने सबमिशन में ये बात कही है कि ये मामला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस मामले में देश के सभी राज्यों को आप नोटिस करिए, सभी राज्यों को सुना जाना इसमें आवश्यक है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरे रिलेटेड मैटर में, करेक्टेड मैटर में ये बात आदेश में अपने कह दी, तो उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रिपोर्ट ये है, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बच्चों से हुए संवाद, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के अध्ययन, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अध्ययन, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्याओं के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई, और केवल एक बात कहती है कि स्कूल पढ़ना बच्चों का हक है, उन्हें उस हक से महरूम मत करिए। बच्चों के स्कूल जाने से बड़ी कोई बात दुनिया में हो नहीं सकती। बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट के आगे किसी का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, चूंकि समय भी खत्म हो रहा है और एक सवाल मेरा रह जाता है, और वो सवाल अगर नहीं आया तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये पूरा ना हो पाए। देखिए, आप अभी कोर्ट ने राज्यों से जो है वो राय मांगी है, इस रिपोर्ट पर राय मांगी है, लेकिन कुछ जो राज्य हैं उसमें एंटी सेंटर गवर्नमेंट है, कुछ जो राज्य हैं उसमें प्रो सेंटर गवर्नमेंट है। तो अगर एंटी सेंटर और प्रो सेंटर का क्लैश हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें सियासत एंटर कर जाए, और अगर एंटर कर गई तो बच्चों का भविष्य फिर से अधर में चला जाएगा। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि जिनसे मुझे अपेक्षा है जो गड़बड़ करेंगे, जैसे केरला से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो गड़बड़ करने वाले हैं।
शिक्षा का अधिकार कानून की बजाय दूसरी चीज़ों पर पैसे खर्च करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं फिर कर दूं कि संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे, हमारी रिपोर्ट का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करे, हमारे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है या नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा श्रेष्ठ तरीके से कोई तय नहीं कर सकता। तो लेट इट बी, ये एग्जामिनेशन हो जाने दीजिए। तो ये थे प्रियांक कानूनगो, जिनको आप सुन रहे थे। बेहतरीन, बेबाक और अंदाज इनका जो आपने सुना, वो अंदाज बेहतरीन था और कह रहा था, बता रहा था कि कुछ भी हो, इसमें आप किसी जाति को, किसी धर्म को मत लेकर के आइए। उन मासूम चेहरों के फूल की मासूमियत को महसूस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े प्रियांक कानून जी, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर, सीधे तौर पर अपनी राय साझा करी है और बोलते नजर आए हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं